आपने आइंस्टाइन की जीआर थियरी के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन बार बार आता है कि आखिर स्पेस टाइम क्या है और एक मास स्पेस टाइम को कैसे बेंड कर रहा है या कितना बेंड कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम इस 2D एनिमेशन को रिप्लेस करेंगे, एक नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्पेस टाइम कर्वेचर किस तरीके से काम करता है। और सिर्फ स्टोरी की मदद से ही नहीं, मैं आपको मैथमेटिकली ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको आप अगर समझ जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्लेनेट के पास अगर इतना मास है तो ये स्पेस टाइम को इतना कर्व करेगा। तो आज की वीडियो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं मैथमेटिकली आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आइंस्टाइन का ये जो स्पेस टाइम का खेल है ये किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप भी जानने की कोशिश करना चाहते हो कि आखिर स्पेस टाइम में मास स्पेस टाइम को कर्व कैसे करता है और कितना करता है, तो आज की वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। नाउ इमेजिन आप और आपका एक दोस्त एक डीप स्पेस में है और डीप स्पेस में कोई भी दूर दूर तक, आप जहां तक भी देख लो, कोई भी प्लेनेट नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू जीआर, जो प्लेनेट या कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट है वो इस स्पेस टाइम को कर्व करता है और उस कर्व को आप फॉलो करते हो। लेकिन अगर उस स्पेस में दूर दूर तक कोई प्लेनेट है ही नहीं तो स्पेस टाइम ना तो कर्व्ड होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा और आप दोनों बिल्कुल स्पेस में फ्लोट करोगे। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी चीज की तरफ गिर रहे हो। अब ऐसे में अगर एक थर्ड पर्सन कंपेयर करे आपको और आपके दोस्त को, तो आप दोनों की जो घड़ियां हैं वो एक जैसी चल रही होंगी। आप लोग के लिए स्पेस बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसा होगा, आप चाहे कहीं पर भी देख लो। लेकिन अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब सेकंड सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। ऐसा अज्यूम करो कि आप और आपका दोस्त एक ऐसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि रियल नहीं, इमेजिनरी है। मतलब आपके बीच में कोई एक फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन किसी तरीके से कांटेक्ट है और आपका दोस्त धीरे धीरे आपसे दूर जाता चला जा रहा है। एक टाइम पर आपका दोस्त आपसे इतनी दूर पहुंच जाता है कि लाइट को पहुंचने में भी कई साल लग जाए। अब ऐसे में हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं। आपका दोस्त जब अपने सामने देखता है तो उसको बहुत मैसिव मैसिव प्लेनेट दिखना स्टार्ट होता है, बहुत मैसिव मास दिखना स्टार्ट होता है। अब अकॉर्डिंग टू जीआर, आपके दोस्त के आसपास जो स्पेस है वो कर्व्ड होगा, लेकिन आपके पास नहीं, क्योंकि आप तो अभी भी वहीं पर हो। अब अगर एक थर्ड पर्सन इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करे, है ना, तो अगर आप किसी तरीके से इंस्टेंट कम्युनिकेट कर पाओ तो आप दोनों की घड़ियां एक जैसी नहीं होंगी। हालांकि आपको अपनी घड़ी नॉर्मल लगेगी और आपके दोस्त को भी अपनी घड़ी नॉर्मल लगेगी। आप दोनों के लिए टाइम एक जैसा लगेगा आप दोनों की रिस्पेक्ट में। लेकिन वहीं तीसरा पर्सन अगर आप दोनों को कंपेयर करेगा तो उसको साफ साफ पता चलेगा कि दूसरी सिचुएशन में आपके दोस्त के आसपास मैसिव ऑब्जेक्ट होने के कारण स्पेस को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया गया है कि आप उस स्पेस को फॉलो कर रहे हो। और यहाँ मास ने सिर्फ स्पेस को चेंज नहीं किया बल्कि टाइम भी चेंज कर दिया, जो कि आपका दोस्त फील नहीं कर सकता, आप भी फील नहीं कर सकते। लेकिन किसी तरीके से अगर हम इन दोनों सिचुएशन को कंबाइन कर पाएं तो हमें पता चलेगा कि जो मास है उसने स्पेस टाइम को कर्व कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये मेरे पास कोई प्लेनेट है 3 डायमेंशन में, अगर आप इसे समझोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्पेस टाइम कर्व्ड ऐसे ही हुआ होगा। अगर कोई पर्सन ऐसा स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ तो स्पेस टाइम उसे अपनी तरफ खींचेगा कुछ इस तरीके से, और वो ना चाहते हुए भी इस कर्व्ड पाथ को फॉलो करने की कोशिश करेगा। और ऐसा हर डायरेक्शन से होगा। ये जो 2D वाला फ्लैट सरफेस है ये रियल नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी की ही मदद ले रहे हैं। बल्कि रियलिटी में क्या होगा कि अगर 3 डायमेंशन कोई ऑब्जेक्ट है तो वो स्पेस टाइम को हर डायरेक्शन से कर्व करेगा। फिर फर्क नहीं पड़ रहा आप उस प्लेनेट के ऊपर से निकलो या राइट से निकलो या लेफ्ट से निकलो या कहीं से भी निकलो। अगर वो प्लेनेट एक बिल्कुल तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऐसा स्फेरिकल है 100%, तो वो अपने आसपास ना सिर्फ स्पेस को बल्कि टाइम को भी चेंज करेगा, जिसको आप इस एग्जाम्पल से रियलाइज कर सकते हो। हालांकि दोनों को बिल्कुल फर्क नहीं पता चल रहा,
लेकिन इन रियलिटी दोनों के लिए टाइम और स्पेस अलग अलग चेंज हो चुका होगा। तो जो हमने दो सिचुएशन ली थी, एक फ्लैट स्पेस टाइम की, एक कर्व्ड स्पेस टाइम की, उसकी पहली सिचुएशन को चलिए हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये जो इक्वेशन आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन। ये जो राइट साइड टर्म देख रहे हो, ये है एनर्जी मोमेंटम टेंसर। ये राइट वाला टर्म हम किसी फ्यूचर वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो हमारा मेन पार्ट है वो ये जी है। ये जो आप टर्म देख रहे हो जी म्यू न्यू, यही है हमारे लिए मेन, जो कि बताता है स्पेस टाइम कर्वेचर को, जो कि मास के वजह से हुआ होगा। अब जैसा कि हमने पहली सिचुएशन में ऐसा अज्यूम किया था कि स्पेस टाइम फ्लैट है, दूर दूर तक कोई मास है नहीं, उसी चीज को अगर आप ध्यान से देखो, अगर स्पेस में नो मास नो एनर्जी, ना तो कोई मास है ना ही कोई एनर्जी है, ऐसे टाइम पर ये जो फील्ड इक्वेशन है, इसमें ये जो टी म्यू न्यू ये वाला टर्म देख रहे हो, ये जीरो हो जाएगा, जिसके कारण आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगी इस इक्वेशन में जी म्यू न्यू इक्वल टू जीरो। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो आपके सामने ये दिख रही है। अब इसको हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं दूसरी सिचुएशन के साथ। नाउ सेकंड सिचुएशन के हिसाब से चलिए अब हम अपने स्पेस में कुछ मास को ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप मास को ऐड करोगे, ये वाला टर्म नॉन जीरो हो जाएगा। और जब हम इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे, जिसको सॉल्व शीट सॉल्यूशन बोलते हैं, तो जो हमें सॉल्यूशन मिला वो कुछ इस तरीके का है। नाउ अगर आप इस इक्वेशन, पहली इक्वेशन फ्लैट स्पेस टाइम और दूसरी इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे, तो आपको ना एक करेक्शन फैक्टर दिखेगा, बोथ टाइम में भी और स्पेस में भी। और यही करेक्शन फैक्टर है जिससे हमें ये पता चलता है कि स्पेस टाइम अब कर्व्ड होगा, और कितना कर्व्ड होगा। तो ये जो करेक्शन फैक्टर है, इसको हम शॉर्ट-शील्ड रेडियस अपॉन में आर के टर्म्स में भी रिड्यूस कर सकते हैं, जो है 2gm बाय आर सी स्क्वायर। जहां ये वाला जो टर्म देख रहे हो, यही है शॉर्ट-शील्ड रेडियस। अब देखो, ये जो करेक्शन फैक्टर है आर एस अपॉन में आर, यही डिसाइड करने वाला है कि स्पेस टाइम फ्लैट होगा या फिर कर्व्ड। अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी, मींस जो हमारा स्पेस है वो बिल्कुल फ्लैट होगा, और अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, इसका मतलब कर्व्ड। तो चलिए एक बार हम इस करेक्शन फैक्टर को सन और अर्थ के लिए अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम पहले कैलकुलेट करें अर्थ के लिए करेक्शन फैक्टर यानी कि आर एस बाय आर, तो जब हम इसमें सारी वैल्यूज डालते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी आती है। अब ये इतना कम है, ये जो कर्वेचर है इतना कम है कि यहाँ पर न्यूटन्स के जो लॉ है ना, वो एग्जैक्टली वैलिड होंगे, वो काफी होंगे जो नॉर्मल फिनोमेनाज है उनको समझाने के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम सन के लिए देखें ये करेक्शन फैक्टर, तो इसकी वैल्यू लगभग 4.2 10⁻⁻⁶ आएगी, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है अगर हम कंपेयर करें अर्थ से। तो जो हमारा सन है वो अर्थ के अगर कंपेयर करोगे तो लगभग 3000 गुना ज्यादा इस चीज को कर्व करेगा। और वही बात करें ब्लैक होल जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स की, तो उनके लिए जो आर एस अपॉन में आर की वैल्यू है ये लगभग 1 को पहुंचेगी। मतलब कर्वेचर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि इवन लाइट भी बाहर नहीं आ पाएगी। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर एस बाय आर जो हमारा करेक्शन फैक्टर है, कि जस्ट एक नंबर क्यों नहीं है, बल्कि ये हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देख पाए हैं कि जब हम फ्लैट स्पेस टाइम को कर्व्ड स्पेस टाइम से कंपेयर करते हैं, तो कर्व्ड स्पेस टाइम में जो टाइम है वो बहुत ज्यादा स्लो चलने लगेगा। डिस्टेंसेस दो पॉइंट के बीच की काफी एक्सट्रीमली स्ट्रेच हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें आर एस अपॉन में आर यानी कि इस करेक्शन फैक्टर पर ही डिपेंड करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर किसी वजह से इस वीडियो में मेरा दिया गया कोई एग्जाम्पल, कोई थॉट एक्सपेरिमेंट या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप सहमति ना रखते हो, तो एक पॉजिटिव वे में उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उन चीजों के ऊपर इन फ्यूचर काम जरूर करूंगा। चलिए तब तक के लिए छुट्टी करते हैं।